सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बिल्कुल एक नए मौजू पर बात करेंगे और वो है मोहतरम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की शदीद मुखालफत से हिमायत तक का सफ़र। हमारे इस चैनल पे हम आम तौर पर हालात हाज़िरा और ख़ास तौर पर सियासी हालात वगैरह पर हम बात नहीं करते। अलबत्ता सियासत से मुतअल्लिक़ा उसूली बातों पर हम गुफ्तगू करते हैं और उन उसूली बातों में किसी की हिमायत होती है या किसी पर उसकी ज़द पड़ती है, उससे क़त्अ नज़र हम बात करते हैं। हाँ, बीच में हमने कुछ गुफ्तगू ख़ास तौर पर एक दो सियासतदानों पर हमने गुफ्तगू की है। तो एक तो वो, दूसरा ज़िमनन हमने ख़ान साहब का बार बार ज़िक्र किया कई गुफ्तगू में और नक़्द के तौर पर उनको बुरा कहते हुए ज़िक्र किया। इसके अलावा हम फेसबुक वगैरह पे बहुत सालों से अपनी पोस्टों में बहुत ज़्यादा ख़ान साहब के ऊपर तनक़ीद करते रहे हैं और आज 25 अप्रैल 2024 की तारीख़ है। तो आज से पहले तक भी यानी हम काफ़ी अरसे से तो हमने अब इस तरह के मौज़ूआत पे कुछ लिखना छोड़ दिया, लेकिन ख़ास तौर पर जब वो इक़्तिदार में थे, फिर इक़्तिदार से महरूमी के बाद भी 2-3 महीने पहले तक भी उन पे हम बात करते रहें और अपनी निजी महफ़िलों में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, तहरीक इंसाफ के दोस्तों और हामियों के साथ, उनके मुखालिफिन के साथ। तो लेकिन अब हमें लगता है कि जो एक उसूल और पैमाना सियासत में हमने किसी की हिमायत और मुखालफत के लिए अपने लिए वज़ा किया है या उसको पैमाना हम बनाते हैं, उस पैमाने की रूह से अब ख़ान साहब उस मकाम पर है जहाँ पर उनकी हिमायत ना करना या उनकी मुखालफत पर अड़े रहना, ये या तो गलतफ़हमी की बुनियाद पे ये काम हो सकता है या फिर महज़ तअस्सुब और ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर। क्योंकि अगर आप उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं, उसूल की बुनियाद पे किसी की हिमायत या मुखालफत करते हैं, तो उसमें फिर आपको उस उसूल को पेश नज़र रखना चाहिए। उसमें जब ख़ान साहब ख़ास तौर पर इक़्तिदार से महरूम हुए और एकदम लोगों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए पैदा हुई उनकी अपनी तकरीरों से, गुफ्तगू से, सोशल मीडिया पे पीटीआई के सरगर्मियों से, और जो ख़ान साहब से मायूस हो चुके थे 2-3 साल की कारकर्दगी से, वो भी अब एकदम ख़ान साहब की हिमायत में आए और जो आम लोग भी है। तो उस वक्त हमें दोस्तों ने कहा भाई अब तो आप मान ले, अब तो ख़ान साहब मातूब हो चुके हैं, जहाँ से आपको ये होता है कि वहाँ पर आपकी पसंदीदगी है, तो फिर ये सियासी और आइनी जद्दोजहद नहीं होती। खैर, लेकिन हमने कहा नहीं, अभी वक्त है, क्या पता आगे क्या होता है, इंतज़ार करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ चली और बात हुई, इस पर दोस्त हमें ताने देते थे, मशवरे भी देते थे, बताते भी थे, एक संजीदा गुफ्तगू में भी और एक हंसी मजाक की गुफ्तगू में भी। तो अब ये है कि भाई हमें ये कैसा, अब हमने अपना मौक़िफ़ को कैसा तब्दील किया, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बुनियादी तौर पर तो आपको उसूली बात को ही करना चाहिए, किसी पार्टी शख्स का नाम लिए बग़ैर। लेकिन बसा औक़ात इंसान की मजबूरी होती है, गुफ्तगू की मजबूरी होती है, बात समझाने के लिए मजबूरी होती है कि वो बाकायदा नाम लेके बात करें। तो हम इसी वजह से उन पर बात कर रहे हैं। हमारा जो सबसे पहले ख़ान साहब से हम मुतारिफ़ हुए और उनको बराह रास्त देखा, वो हम बिल्कुल बचपन में गालिबन 1997 के अवाखिर या 98 के इब्तिदा की बात है। एक मदरसे में हम पढ़ते थे, तो फिर हमारे मदरसे के करीब एक और मदरसे में उनका एक जलसा रखा गया, एक मजहबी इदारे में। तो हम बच्चे लोग वैसे ही इस तरह के जलसों में जाने की शौकीन, तो हम चले गए, तो वहाँ पर ख़ान साहब की तकरीर सुनी। और मुझे याद है कि उस तकरीर में उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब पे तनकीद की थी। उस वक्त शायद IMF से कोई मुआहिदा हुआ था और मियाँ साहब का 97 या 98, ये डेट देख लीजिएगा।
तो उस पस मंज़र में उन्होंने बहुत बुरा भला कहा उनको। ये हमारा उनसे तारुफ़ था। बाकी अखबारों में, उसके बाद टीवी वगैरह पर भी उनके बयानात सुनते थे। उसके बाद फिर 2011 तक का जो खान साहब है उसमें हम ये देखते थे कि वो एक यानी पार्टी जो अभी मुकम्मल सियासी पावर या ताकत में वो पार्टी नहीं आई थी, लेकिन बहरहाल लोग अब उनकी तरफ मुतवज्जे हुए थे। तो फिर उसमें ख़ास तौर पर जो खान साहब नक़्द करते थे, बुरा भला कहते थे, उसमें वो मुखालिफिन सियासी को भी कहते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों को भी आड़े हाथ लेते थे। ठीक है, यानी फ़ौजियों को, इस्टेब्लिशमेंट को, उन जर्नलों को जिन्होंने सियासत में मुदाखलतें की, मार्शल लॉ का निफाज किया। ठीक है, वो मुशर्रफ वाले केस अलग है, उसमें उस वक्त बेनज़ीर ने भी खुशी का इज़हार किया था जब मुशर्रफ ने उसको मियाँ साहब को हटा दिया था। तो वो सियासतदान उनके बयानात इस तरह होते हैं, लेकिन उसमें यानी उस वक़्त तक खान साहब से मुतासिर होने या उनके लिए हमदर्दी रखने का एक अहम फैक्टर यही था कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या गैर जमहूरी क़ुव्वतों को भी वो रगेदते हैं या उनको बुरा कहते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे यहाँ एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये तस्वुर है प्रोजेक्ट इमरान ख़ान का, क़त नज़र इसके कि आप इसको मानते या नहीं, लेकिन बहरहाल आपके मुल्क की ये तारीख़ है कि यहाँ पर जब फ़रिश्ते मुतहरिक होते हैं किसी शख्स को ऊपर ले जाने या गिराने के लिए, तो वो सारे आपकी तारीख़ के अंदर ये सब चीज़ें यानी तस्लीम शुदा है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिहर महज इल्ज़ाम हो, लेकिन वो भी उसी बंदे को ऊपर ले जाते हैं जिसके ऊपर जाने के लिए कोई उसके अंदर ज़ाती सलाहियत हो, अवाम में उसके लिए कोई कबूलियत हो, वरना वो हर गली से किसी को उठा के ऊपर ले जाए, ऐसा नहीं होता। तो खान साहब चूँकि तबके को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुके थे, तो फिर उसके बाद हमने ये देखा कि खान साहब ने गैर जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, उन पे गुफ्तगू ख़त्म कर दी और सिर्फ़ अपने मुखालिफ सियासतदानों को ही बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने का जो सिलसिला न सिर्फ जारी रखा, माज़रत, ना सिर्फ उसको जारी रखा बल्कि उसमें बहुत शिद्दत भी पैदा की। तो उस पे हम जो मुल्क में जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब देखने वाले या उस पर गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, वो खान साहब की इस बात से नाराज़ है या उनको ये लगता था कि उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सियासतदानों की किरदार कुशी है, ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट है और ये रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए उस दौर में फिर हम खान साहब के ऊपर नक़्द शुरू कर दी हमने, तनकीद, और करते करते जब खान साहब इक़्तिदार में आए, तो उस इक़्तिदार में आने के बाद ज़ाहिर बात है वो फिर दोबारा उनका तरीक़ा यही था, तो उस पर हम बहुत मनफी राय हम देते थे, उनके ऊपर नक़्द करते थे, लिखते थे, बोलते थे। तो फिर ये लोगों को ये लगा कि कोई खान साहब के साथ कोई ज़ाती इनात या दुश्मनी। देखें, हम एक आम आदमी होने के नाते इस मुल्क के खान साहब, जरदारी साहब, मियाँ साहब, बाकी जो इस तरह के लोग हैं, उनसे हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबले से मुराद ये कि हम ना उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी की कोई ना वजह है, ना उनसे हसद करने की कोई वजह है, ना हम उनके मुकाबले पे है, ना हमारे उनके साथ कोई मुवाजना है। ये पावर वाले लोग, ताकतवर लोग हैं, तो हम तो आम लोग हैं ना, हमारा तो उनसे नहीं बनता कि हम उनसे हसद करें या उनसे कोई मुकाबला हो। तो महज कुछ जो अपना एक फ़हम है उसूल, उसकी बुनियाद पे ये सब कुछ होता था। तो इक़्तिदार में भी फिर खान साहब जो है जब आए, तो उस वक़्त आपको पता है किस तरह से बाजवा और ये सारे लोगों के साथ इनकी एक पेज का पूरा एक सिलसिला चलता रहा। तो उस पर भी हम यही समझते थे कि भाई ये उसी प्रोजेक्ट की बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ है और मुखालिफिन को दबाना, उनकी किरदार कुशी, तो ये सब होता रहा। और जब खान साहब इक़्तिदार में आए तो एक अच्छी बात ये हुई कि जो उनके शदीद हामी लोग थे, हम जानते हैं अपने ज़ाती दोस्तों को भी और सोशल मीडिया पे भी, जो उससे 2 साल पहले बहुत इश्क और मोहब्बत में मुब्तला होकर चीज़ें लिखते थे, दिफा करते थे, ख्वाब वो देखते थे, तो 2 से ढाई साल में उनका ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हुआ या उसके शिद्दत में कमी आई। और हम कई लोगों को जानते हैं, आप ख़ुद जो दोस्त मेरे बात सुन रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने खान साहब की हिमायत में लिखना ही छोड़ दिया। यानी वो आप उन पर नक़्द करते थे, वो शर्मिंदगी से अपना मुँह छुपा लेते थे। और ये होता है, यानी आप जब बड़े नारे दे, बड़े ख्वाब दिखाए, और ज़ाहिर है आपके मुल्क के वसाइल और मसाइल के होते हुए जो मौजूद है उसमें ये सब चीज़ें नहीं पूरी हो सकती थी, तो ये बनता था। उनके कुछ स्लोगन्स, कुछ नारे ऐसे भी थे जिनके जो नाकाबिल अमल थे, तो उसमें वो शिद्दत में कमी आई, यानी उनकी हिमायत में कमी आई। और जो हम
मुखालिफत करने वाले, जो जमहूरियत की बुनियाद पर, आइन के बालादस्ती के ख्वाब की बुनियाद पे उनकी मुखालिफत करते थे, वो अपनी मुखालिफत पर अड़े रहे। फिर ये हुआ कि खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आती है। उससे पहले अपोजिशन को आज़ादी मिली थोड़ी सी। अब वो जो अदम एतमाद की तहरीक जब कामयाब हुई तो उसके बाद फिर खान साहब के जो हामी जो पीछे हो गए थे, वो बिल्कुल बहुत शिद्दत से वो आगे आए और फिर एक लड़ाई शुरू हो गई। और उसमें खान साहब ने ये बात कही थी कि मैं इक़्तिदार से महरूम होने का ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, और वाकई में वो ख़तरनाक हुए हैं। यानी हम उस वक्त ये समझते थे कि ये भी एक खान साहब ने एक सियासी नारा ही दी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अचंभे की बात थी कि वो वाकई ख़तरनाक साबित हुए, और किस तरह हुए वो हम थोड़ी सी बात आगे भी करेंगे। अच्छा, ये जो अदम एतमाद वाली तहरीक है, इसमें एक मसला, यानी उससे पहले जो अपोजिशन के लोग थे, शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात है, मरीम नवाज़ के अपने बयानात है, जब अपोजिशन में ये तय नहीं हो रहा था कि खान साहब को कैसे हटाना है, तो उस वक़्त ये लोग ये कहते थे कि नहीं, यहाँ तो किसी भी जमहूरी और सियासी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए उधर से रजामंदी ज़रूरी है, तो हम तो उनसे नहीं मदद लेंगे, उनसे मदद ले के खान साहब को नहीं हटाएंगे। ये इनकी बातें होती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसरार करके नहीं, हम अदम एतमाद लाएँगे। अच्छा, वो अदम एतमाद की तहरीक आई तो उसमें फिर जो हम जमहूरियत पसंद लोग है, वो उसकी तावील यही देते थे, या उनको ये लगता था, हमें दयानतदारी से ये लगता था कि ये खालिस सियासी तहरीक है और सिर्फ सियासतदानों ने मिलकर अपने पत्ते खेल कर खान साहब को निकाला। लेकिन उसमें खान साहब का और उनके हामियों का मौक़िफ़ यह था कि नहीं, ये पूरी साजिश है। यानी आपके मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट, ख़ासतौर पर बाजवा और फिर आलमी इस्टेब्लिशमेंट, इन सब की गठजोड़ से हुआ। उसमें फिर कई लोग ऐड होते गए, मोहसिन नकवी, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, फिर अभी पिछले दिनों ये जो मरवत साहब ने कह दिया कि सऊदी अरब भी उसमें शामिल था। तो खैर, ये कहने का मतलब है कि ये एक उनका ये कॉन्सेप्ट था। जो दूसरे नुक्ते नज़र, यानी जो किसी पार्टी के रुकन या किसी पार्टी के कोई MNA MPA या किसी पार्टी का ओहदेदार है, वो तो बिल्कुल अपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बात करेंगे। लेकिन वो लोग जो महज किसी उसूल की बुनियाद पे किसी पार्टी या किसी शख्स की हिमायत या मुखालफत करते, तो उनमें से अक्सर का ये ख्याल था कि नहीं, ये खालिस सियासी और जमहूरी अंदाज से कामयाब होने वाली तहरीक है। उसमें हमें यह लगता था कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद हो रही थी, उनको बुरा भला कहा जा रहा था, नवाज शरीफ ने कई तकरीरों में नाम लेकर बात शुरू कर दी थी, तो उनको वो दबाव में आकर उन्होंने ये किया कि भाई अब हम ना हिमायत में है ना मुखालफत में, हम सियासतदानों के हवाले करते। सियासतदान जिस तरह से अगर अदम एतमाद ला के कामयाब करते तो ठीक है, नहीं कामयाब करते तब भी ठीक है, हमें लगता था। लेकिन बहरहाल अब इसमें दोनों राय मौजूद है, आप किस तरफ है ये आपके ऊपर है। तो अदम एतमाद इससे पहले बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ आई, लेकिन वो बड़ी बात है, तमाम मुल्क के जो खुफिया और ज़ाहिरी ताकतें एक तरफ होने के बावजूद उस अदम एतमाद की तहरीक को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन खान साहब के मामले में ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। अच्छा, अब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर, जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो ये, अच्छा, इस पे जो उस वक़्त के जो PDM है, जरदारी साहब और मौलाना साहब और इस तरह के लोग, जो सबसे बुनियादी वजह बताते थे कि भाई आपको ऐसी क्या आफत आ पड़ी, 1 साल और रहने देते ताकि वो अपना पूरा करके चले जाते, और उसमें उनको ज़्यादा नाकामी होती, सियासी मौत भी हो सकती थी उनकी, क्योंकि जो उनके साथ जो नौजवान ख़ास तौर पर, ये जो हमारे आम लोग उनके पीछे लगे थे खान साहब के, वो बहुत मुखलिस थे। यानी उनको ये लगता था कि मुल्क के अंदर जो हकीकी जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, यहाँ पर तरक्की नहीं है, और यही लोग जब दुबई में, अमेरिका में, बाकी ममालिक में जाते थे, उनको लगता था बड़ी तरक्की है और हम बहुत पीछे हैं। तो इनको ये वाक़यातन इनको ये लगता था कि इस सब के पीछे 2-4 सियासतदानों की चोरियाँ हैं, बस ये 2-4 चोर है, इनकी चोरियों की वजह से हम पस्ती में है, हम ज़िल्लत में है, हम नीचे हैं। तो वो दयानतदारी से बेचारे वो लगता था, उनको लगता था कि हम खान साहब हमें इनसे निजात दिला देंगे। तो वो जो मुखलिस लोग थे ना, उनको कम से कम उस 5 साल के अंदर ये बात आनी थी कि भाई जो एहतिसाब का पूरा बयानिया था वो कहाँ गया, तरक्की का जो बयानिया था वो कहाँ गया, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। अच्छा, उस पर जो तावील वो लोग पेश करते थे अपोजिशन वाले उस वक़्त, हमें उस वक़्त भी इस पर शरह सदर नहीं होता था। यानी हम बात तो कर लेते थे, हम कहते थे ये यूँ है, लेकिन यकीन माने यानी हम दिल से उस दलील से हम मुतमईन नहीं थे, और कोई और वजह भी समझ में नहीं आती थी। वो दलील क्या थी कि खान साहब जो है वो जनरल बाजवा को जो है ना वो नहीं, फेस को आर्मी चीफ बनाना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, फिर उसके बाद वो 10 साल और 20 साल का उनका प्लान है, वो
सदारती निज़ाम लाया जाएगा और अपोजिशन का ख़ात्मा होगा और वन पार्टी रूल यहाँ पर लागू किया जाएगा। और उसमें जो सबसे ज़्यादा था कि फेज़ को आर्मी चीफ लाया जाएगा। तो भाई अगर फेज़ को आर्मी चीफ लाया भी जाएगा तो उससे क्या होना था, यानी आप तमाम सियासी पार्टियाँ एक तरफ होकर अगर एक जर्नल को, एक आर्मी चीफ को लगाम डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। जब आप खड़े हो जाते हैं तो फिर होता है, यानी आपके मुल्क में जो ये तो फिर भी पस पर्दा बैठ के हुकूमत कर रहे थे ना। आपके यहाँ तो अयूब को आपने कैसे हटाया, मुशर्रफ को कैसे हटाया, ठीक है ना, तारीख है ना ऐसे, यानी वो पावरफुल मार्शलाई दौरों में अदवार में भी लोग खड़े हुए तो उनको जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फैज़ साहब के साथ खान साहब की जो एक मोहब्बत और एक उनका जो ताल्लुक़ और एक लगाव था वो नज़र आता था। कई जगहों पर आर्मी चीफ के साथ भी इख्तलाफ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये दलील दी जाती थी, लेकिन इस दलील से हम मुतमईन नहीं होते थे। ये अभी वहाँ पर हम खड़े जहाँ पर अभी भी हम खान साहब के मुखालिफ है या उनको बुरा समझते थे या जिनको हम कहते थे कि भाई ये गैर जमहूरी क़ुव्वतों के आला-ए-कार है। लेकिन उसके बाद फिर वज़ारत उज़्मा से खान साहब जब महरूम हुए, उसके बाद जो खान साहब ने बयानात देने शुरू किए, गुफ्तगू शुरू की, तकरीरें शुरू की, तो उस वक़्त चूँकि आर्मी चीफ वो फैज़ साहब और अपना बाजवा साहब, तो हमारे यहाँ आमतौर पर जो हाजिर सर्विस जो चीफ होते हैं आर्मी, उनको सियासतदान आमतौर पर उनका नाम लेके नक़्ल नहीं करते। तो खान साहब ने भी एहतियात की, मीर सादिक, मीर जाफ़र, ये चीज़ें कही, और हमें तो वहाँ से समझ में आता था कि वो इशारा किसकी तरफ है। लेकिन खान साहब ने बतौर एहतियात, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लड़ाई और अपनी जो जारहियत है या जो अपना जो मुज़ाहिमती जो उनका सियासत का उन्होंने रुख अपना लिया था, उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जा रहे थे। और ख़ान साहब इस मामले में बहुत समझदारी से कभी उन्होंने मुज़ाहरा किया, वो करते भी है कि वो लड़ाई जब शुरू करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी उठान उठाते हैं और फिर एंड में जाके वो बिल्कुल जो है ना छक्के लगाना शुरू करते। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जब बाजवा इक़्तिदार से गया, अपने आर्मी चीफ के ओहदे से माज़ूल, यानी उनकी मुद्दत ख़त्म हुई, तो उसके बाद फिर खान साहब ने खुल के नाम लेना शुरू किया कि भाई बाजवा ही असल था किरदार हमें हटाने में, अदम एतमाद को कामयाब बनाने में, और बाजवा जो है ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट से इसका वो था, ये सारा एक खान साहब ने। अब इसके बाद अब खान साहब के लिए दिल में एक हमदर्दी सी पैदा होने का एक टाइम या मरहला अब शुरू हुआ, यानी अब आपने असल जो जड़ है जो असल पाकिस्तान में जो तनाज़ा है, पाकिस्तान में जो असल बुनियादी उम्मुल मसाइल हम जिसको कहते हैं, बाकी तो बहुत सारे मसाइल हैं, वो जैसे उम्मुल खबाइस कहते हैं शराब को ना, तो हमारे मजहबी लोग, तो हमने कहा कि वो उम्मुल मसाइल जो है ना वो ये है कि पावर कहाँ होना चाहिए, ताकत का मरकज़ क्या है, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा या वो एक 22 या 21 ग्रेड का ऑफिसर। तो ये झगड़ा, तो जब खान साहब ने इस नहज पर तनकीद शुरू की, उसमें उन्होंने अपने मुखालिफ सियासतदानों को भी नहीं छोड़ा। ज़ाहिर सा तो साथ अपोजिशन जो के लोग थे, शहबाज शरीफ लोग, ये हुकूमत में आ गए थे, तो खान साहब ने दोनों पे सिलसिला शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तनकीद की शिद्दत जो है वो बाजवा और डिक्टेटर्स और ये जो इस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ, और जैसे जैसे उनके नक़्द का रुख उस तरफ मुड़ता था, हम दिल ही दिल में खुश भी होते थे और अपनी जो खान साहब से एक सियासी और उसूली बुनियाद पे हम समझते थे जो इख्तलाफ था, उस वजह से हम उनकी मुखालफत में हम कमी लाते थे। उस वक्त भी कई दोस्त कहते थे जी अब तो हमने कभी इंतज़ार करो, अभी तो देखो, अभी तो अदालतें खान साहब के साथ है, अभी तो इनको जेल होने दे, और इस तरह फिर पता लगेगा कि कितना ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और कितना ये सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़े हैं। ख़ैर ये होता रहा, और फिर 9 मई और 9 मई के बाद फिर वही बात कि यानी PTI का, तो हमारा ये बाहर से बैठा हुआ एक शख्स का ख्याल है कि PTI के हामियों का या खान साहब और उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका ये ख्याल था कि ये इनकलाब का दिन होगा। यानी इनकलाब क्या होता है कि तमाम मुल्क के एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की उठ खड़ी हो, सियासी पार्टी के वर्कर्स नहीं, अवाम, सपोर्टर्स, वोटर को भी छोड़े, जो दूसरे लोग भी है वो भी उठ खड़े हो और कभी हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान करते हैं। तो फिर अगर वो कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब है, नाकाम हो जाए तो बगावत है। तो ये चीज़ हुई। अब इससे PTI वालों का भी 2-3 मुतज़ाद उनका मौक़िफ़ था, लेकिन शिद्दत से उनका ये था कि भाई ये जो जिन पे हम तनकीद कर रहे हैं उन्होंने ख़ुद करवाया, बार वो हुआ। उसके बाद फिर हमें ये लगता था कि भाई यहाँ पर इनको खुल के एक चीज़ को या तो ऑन करना चाहिए या बिल्कुल शिद्दत से उसका इनकार कर देना चाहिए। तो खैर ये हुआ, और फिर उसके बाद जो पेशियाँ हुई और ये सारा, और फिर खान साहब जब जेल गए, उस जेल जाने के बाद भी हम अभी हमारा शरह सदर नहीं था कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, बल्कि ये अपने बारगेनिंग के लिए
हाथ पाँव मार रहे हैं, जिस तरह बाकी सियासतदान भी करते हैं। फिर जेल जाने के बाद फिर वो इलेक्शन का टाइम आया, तो उसमें हम आपको बताते हैं कि हमने खान साहब को पहली बार हमने वोट दिया पाकिस्तान में, और हमने खान साहब को वोट नहीं दिया, और इसी बुनियाद पर नहीं दिया कि जो हमारा एक सोचा समझा जो उसूल है और जिसको हमने अपने मुतालिए और मुशाहिदे और इन चीज़ों से अख़ज़ किया, और ज़ाहिर सी बात है एक हर जमहूरियत पसंद के पास एक उसका अपना एक पैमाना होता है और उस पैमाने से वो परखता है। लेकिन उसके बाद हुआ जब ये मुतनाज़ा हुआ उसका रिज़ल्ट और ये सारा कुछ, और उसके बाद जब खान साहब ने जेल के अंदर बैठ कर खुल कर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू की, जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग थे उनका बाकायदा नाम लेना शुरू किया, तो अब हमें ये शरह सदर हुआ, या हमें ये लगता है कि अब खान साहब उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर वो एक उसूली बुनियाद पर, उसूली मौक़िफ़ पर वो कायम है। और उस उसूली मौक़िफ़ की निशानी ये है कि वो अपने चारों तरफ से वो घेरे में है, फ़ौज, पुलिस, रेंजर्स, ठीक है ना, जेल के अंदर होना, यानी वो इस वक्त रियासत और हुकूमत के कब्ज़े में है। कोई उनको कुछ भी करना चाहे तो किया जा सकता है उनके साथ। वो अलग बात है अवामी रद्द-ए-अमल आएगा जो भी, लेकिन कहने का होता है कि कोई उनको ज़द-ओ-कोब भी कर सकता है, उनको टार्चर भी कर सकता है, उनको कोई और चीज़ भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें की जा सकती हैं। यानी वो इस वक्त पहले तो बनीगाला में बैठते थे, ये जवान पार्क में जहाँ पर हज़ारों उनके कारकुनान होते थे, तो एक था कि भाई यहाँ तो बंदा बैठ के बात कर सकता है, कोई पहुँच नहीं सकता हूँ। लेकिन अब वो कमज़ोर है, कमज़ोर इस मफ़हूम में कि वो अपने मुखालिफिन के नरग़े में है, ठीक है, वो क़ैद में बंद है। उसके बावजूद जिस अंदाज वो अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, ये अब जमहूरियत पसंद, आइन पसंद, अवामी बालादस्ती के लिए बात करने वाले, उनके लिए बहरहाल अब ये सोचने का मौका है कि अब खान साहब लड़ाई को वहाँ ले गए हैं जहाँ पर आम तौर इस मुल्क के अंदर ये लड़ाई चली जाती है, ठीक है। अब देखना मियाँ साहब, हम लोग कभी भी बतौर एक सियासत के तालिब इल्म होने के, देखें अब सियासत से हमें बचपन से दिलचस्पी है, पढ़ने लिखने की हद तक, बोलने की हद तक, और पार्टियों के उतार चढ़ाव ये सब के हवाले से यानी बतौर तालिब इल्म हमारी दिलचस्पी है। एक बाकायदा एक सियासी वर्कर के तौर पर नहीं, हमने उस तरह एक पार्टी में कुछ अर्सा टाइम लगाया, लेकिन वो ऐसे ही था। खैर, कहने का होता है कि तो मियाँ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उठाया, और ख़ास तौर पर 2017-18 में जेल से उनको रिहा करने के बाद डील के तहत है या जो भी, वो जब लंदन चले गए, तो वहाँ से फिर उन्होंने एक दो जलसों में जब खुल के बात की, तो हम सारे उसके हामी हो गए कि भाई अब जो है ना मियाँ साहब जो वो वाकई में वो अब मुल्क में सिविलियन बालादस्ती के लिए एक अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन फिर उसका क्या होता है वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो अब खान साहब जो है उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर वो खुल के नाम ले रहे, मुकम्मल तनकीद कर रहे हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि लोग उनको क्या क्या मशवरे देते हैं और उन मशवरों की क्या हैसियत है। तो इसलिए हमें शरह सदर अब होता है, अब ये अभी तक का है, हो सकता है अगले लम्हे कल बात और तब्दील हो जाए, वहाँ पर उनकी कोई ऐसी सेटिंग या सुलह हो जाए जिसका खान साहब दोबारा किसी का मोहरा बनने के लिए तैयार हो जाए, जिस तरह ये लोग बन गए। शहबाज शरीफ साहब वगैरह तो आपको पता ही है, तो बिल्कुल आमन्ना व सद्दक़ना और मुतीफ़ मबरदार तबीयत के शख्स है। तो अब ये है कि यानी हम कैसे इस तक पहुँचे कि खान साहब की शदीद मुखालिफत से उनकी हिमायत तक का जो मुख्तसर सफ़र है वो हमने आपको बता दिया। अब हम कुछ चीज़ें वो देखते हैं कि हम जो खान साहब के अभी भी जो मुखालिफ हैं, अच्छा उस वक़्त भी कुछ सहाफ़ी, कुछ यूट्यूबर्स जो खान साहब पे शदीद तनकीद करते थे, हम उनको सुनते थे, अभी भी देखते हैं, उनके शदीद हामियों को भी देखते हैं। तरीक़ा हमारा यही होता है हर किसी भी मौजू पर कि शदीद हामी, शदीद मुखालिफ और जो मोतदिल मुनाक़िदीन, उनको आपको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। उससे फिर आपकी एक राय बनाने में आपको आसानी होती है कि अच्छा ये शदीद हामी है, ये शदीद मुखालिफ है। ये तो बिल्कुल हर किसी शख्स की जो शदीद हामी है वो उसके हर गलत काम को भी सही बना के पेश करने की कोशिश करेगा, जो शदीद मुखालिफ होगा वो उसके हर अच्छे काम को भी बुरा बना के पेश करेगा, और जो मोतदिल होगा वो जहाँ उसको गलत लगेगा वो गलत, जहाँ सही लगेगा अब वो उसकी राय में। यानी ये ज़रूरी नहीं कि मिसाल एक शख्स को मैं गैर मोतदिल मानता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं उसकी हर राय को सही मानूंगा, नहीं, मतलब आपको अपनी राय बनाने में आसानी हो जाती है। हमने मज़हब के मसले में भी यही अपनाया हुआ मनहज, सियासत के अंदर भी और बाकी ज़िंदगी के जो इस तरह के मामलात या मसाइल है। जो अब खान साहब की जो शदीद मुखालिफिन थे उनमें से कुछ तो अब थोड़े से नरम पड़ गए, लेकिन कई को मैं ये देखता हूँ कि अभी भी उसी तरह से तंज़ो तशनी, उसी तरह से बुरा भला, उसी तरह से उनका मजाक उड़ाना, उसी तरह से उनको बुरा कहना। तो भाई अगर आपका उस वक़्त उसूली मौक़िफ़ था
तो फिर अब आपको उस उसूली मौक़िफ़ के मुताबिक आपको अपनी राय पर नज़रसानी कर लेनी चाहिए। नहीं तो फिर या तो आप गलतफ़हमी में मुब्तला है, या आप तासुब का शिकार है, या आपको एक शख्स बुरा ही लगता है। तो इस बुनियाद पर अब जो उनके मुखालिफिन है वो खान साहब को ऊपर जो नक़्द करते हुए चंद बातें करते हैं और करते हुए वो मशवरे भी देते हैं।